1969 में दो किशोर लड़कियां हंटिंगटन बीच में एक चिंतित करने वाले व्यक्ति से मिलती हैं। इनमें से एक 12 दिन के बाद लापता हो जाती है। उसका सिर्फ सिर मिलता है। स्केच को फिर हर न्यूज़पेपर में शेयर किया जाता है और इसके बाद जासूस टीवी पर अपने संदिग्ध को द डेटिंग गेम जीतते और अपने नए शिकार को चुंबन करते हुए देखता है। किंतु कोई भी अनुमान नहीं लगाता कि रॉडने अल्काला एक सीरियल किलर है जिसके ऊपर 130 हत्याओं का शक है, जब तक कि एक 8 साल की बच्ची जो बच गई थी वह वापस नहीं आती उसे गिराने के लिए। 1965 में द डेटिंग गेम की रिकॉर्डिंग से 13 वर्ष पहले 13 वर्षीय मॉर्गन रोवन अपने परिवार के संग उत्तर हॉलीवुड में रहने आती है। शर्मीली लड़की है और कैलिफोर्निया के स्वतंत्रता से परिपूर्ण जीवन शैली का मजा लेती है। उस खास रात को वह हल्ला बुल्लो क्लब, प्रसिद्ध नाइट क्लब है जहां बड़ी हस्तियां भी आती हैं, अपनी एक मित्र के साथ समय बिता रही होती हैं। जब वे बैंड के आने की प्रतीक्षा में पार्किंग में होते हैं, मॉर्गन दो लड़कों को खुद को देखकर मुस्कुराते हुए पाती है। मॉर्गन की मित्र कहती है, देखो वह रॉड है। वह लंबा, सुंदर और बेहद चार्मिंग था। वह लोगों का ध्यान आसानी से खींच लेता था। लड़कियां उसे बहुत चाहती थीं। वह कभी मुस्कुराकर, कभी आंख मारकर हमारी ओर देखता और चंचल बर्ताव करता, फिर इशारे से हमें बुलाता। थोड़ी देर बाद मॉर्गन की मित्र किसी से मिलने जाती है और मॉर्गन रोन और दो लड़कों के साथ अकेली रह जाती है। पर मॉर्गन को इससे कोई परेशानी नहीं होती। जैसे ही वह उसे दिलचस्प पाती है, वह उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त ध्यान को भी पसंद करती है। मैं उसका ध्यान चाहती थी और उसने मुझे अपने बाहों में लेकर कसकर गले लगाया, मुस्कुराया और हंसा। लेकिन जब मॉर्गन सोचती है कि रॉड केवल उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसे नहीं पता कि उसके असली इरादे क्या हैं। उसने मेरी बाह पकड़ दचकर मुझे क्लब के पीछे की गली में खींच लिया। मैं सोचती हूँ, मैं बेहोश था, इसलिए मैंने अपना सिर दीवार में मार लिया। होश आने पर मेरे सीने पर कुछ भारी चीज़ दबी हुई थी। जब वह होश में आई तो सीधे खड़ी थी, दीवार से चिपकी हुई। मॉर्गन समझ गई कि रॉड ने उस पर एक डंपस्टर ढकेल दिया है। वह बेहोशी में बुरी तरह पीटी गई थी, पर रॉड वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वह खुद को आज़ाद कर पाई। मैंने दौड़कर दरवाज़ा खटखटाया और क्लब के मालिक ने अपनी पत्नी को बुलाया। उसने मेरी मदद की। उसके बाद मैंने यकीन किया कि मैं उससे दूर रहूंगा। अगले 3 सालों तक मॉर्गन ने यकीन किया कि वह रॉड से संपर्क में नहीं आएंगी। उसकी आत्मा हिली हुई थी, पर समय के साथ वह फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगी। जब तक अगस्त 1968 के अंत में, जब मैं 16 साल का था, मुझे पता चला कि हम वापस न्यूयॉर्क जा रहे थे। मैं इससे बहुत परेशान था और मैं अपने दोस्तों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। न्यूयॉर्क लौटने से 4 दिन पहले मॉर्गन और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे आखिरी बार मनाएंगे। सनसेट स्ट्रिप पर सड़क पर सैकड़ों लोग घूम रहे थे, गाना गा रहे थे या नाच रहे थे या जो भी कर रहे थे, और आप किसी से भी बात कर सकते थे। रॉजर अचानक भीड़ में प्रकट हुआ और मैं सचमुच हैरान थी। मॉर्गन इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है और रात के साथ आगे बढ़ती है। वह अपने दोस्तों के साथ अंतिम बार बाहर जाने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। शायद 1 घंटे या उससे भी कम समय बाद मेरे 2 दोस्त आए और कहा, चलो हम सब आई हॉप जा रहे हैं, तुम्हें चलना है क्या? तो हमें एक कार मिल गई। मेरा दोस्त माइक एक तरफ था, मेरी दोस्त एवी दूसरी तरफ, मैं बीच में था। फिर अचानक रॉड ड्राइवर की सीट में बैठ गया और सीधे निकल गया। मॉर्गन डर गई। उसने अपने दोस्तों को डंपस्टर की घटना के बारे में नहीं बताया था और जैसे ही वे रेस्टोरेंट के लिए ड्राइविंग कर रहे थे, मॉर्गन थी। मॉर्गन नहीं जानती अगर उसे दौड़ना चाहिए या ऐसे बना रहना चाहिए कि कुछ हुआ ही नहीं। हम रेस्टोरेंट गए और वह मुझे लगभग नज़रअंदाज कर रहा था। मैं उठी और बाथरूम जाने के लिए चली गई। मैंने एक पेफोन पास किया और मेरे पापा हमेशा मेरे जूतों में एक 10 सेंट का सिक्का चिपका देते थे ताकि अगर मैं मुसीबत में होती तो मदद के लिए कॉल कर सकूं। इसलिए मैंने सिक्का निकाला और वहीं खड़ी सोचती रही। मेरे पास 4 दिन थे अपने दोस्तों के साथ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी। ओह, मेरे पिताजी। अगर मैं वापस जा सकती तो मैंने अपने पिताजी को फोन जरूर किया होता। मॉर्गन बूथ में लौटती है, तब रॉन योजना बता रहा होता है कि उन्हें वापस ले जाएगा। मॉर्गन चुपचाप उम्मीद कर रही होती है कि सब समाप्त हो और वह गाड़ी में बैठ जाती है। पर जैसे ही वे पट्टी की ओर बढ़ते हैं, रॉड सहसा मुड़ता है और किसी घर पर रुक जाता है। वह मॉर्गन को और उसके साथियों को कहता है, आओ अंदर, लड़कों पार्टी है। उसके मित्र को यह भा जाता है। वहां बहुत जोर से संगीत बज रहा था, लोग बातें कर रहे थे। मैं जल्द से जल्द जाना चाहती थी और मैं बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं सिर्फ चलती रही। एक समय पर मैंने अपने दोस्तों से सिर्फ एक क्षण के लिए दूरी बनाई और वह अचानक कहीं से आया और मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में फेंक दिया। मॉर्गन जब शयनकक्ष के फर्श पर गिरती है, रॉन लोहे की छड़ हाथ में लेता है और दरवाजे के ब्रैकेट्स में फिट कर देता है ताकि उसे खोला न जा सके।
क्या तुम्हें पता नहीं मैं मुसीबत में थी और मैं पीछे हटती चली गई जब तक कि मैं दीवार से टिक नहीं गई। मैंने बहादुर बनने की कोशिश की और मैंने कहा तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते, और उसने मेरी आंखों के बीच में जितना हो सके उतनी जोर से मुझे मुक्का मारा। फिर रॉड एक चाकू निकालता है और मेरी गर्दन से टाई काट देता है। मैं कर सकती थी। रक्त बहने लगा और मैं सोचने लगी कि उसने मेरी गर्दन काट दी। मैं मरने वाली हूँ। चाकू हाथ में लेकर रॉन ने उसके बाकी के कपड़े उतार दिए, जिससे वह नग्न हो गई। जब वह खुद के पैंट उतारने के लिए उठा तो उसने चाकू को फर्श पर रख दिया, मॉर्गन की पहुंच से थोड़ा दूर। मैंने इसे अपने बगल में देखा और इस पर ध्यान केंद्रित किया और सोचती रही कि अगर मैं वहां पहुंच सकती हूं जहां मैं चाकू के ऊपर चढ़ सकूं तो तुम इसे उठाकर मुझे मार नहीं सकते। और उसने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने गहनता से सोचा, मैं अनछुई थी। यह बहुत दुखद था, विनाशकारी था। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक कुएं में गिर रही हूँ, एक बड़े अंधेरे वाले कुएं में। मैं प्रार्थना कर रही थी कि यह खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मरने वाली हूँ। लेकिन अचानक बहुत सारी हलचल हुई, जोर से संगीत के कारण। घर में किसी को भी पता नहीं चला कि रोड के बेडरूम में क्या हो रहा था, लेकिन मॉर्गन के दोस्तों ने ध्यान दिया कि वह गायब है। जब वे दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, रॉड गुस्से में भड़क उठा और मॉर्गन पर बुरी तरह हाथ उठाया। वह युवती वास्तविकता का ट्रैक खो रही थी, होश में बने रहने के लिए मुश्किल से जूझ रही थी, जब अचानक उसके बगल की खिड़की टूट जाती है। मेरे दोस्त, मेरी बिल्ली ने उसकी खिड़की में घुस दी। मैं हवा महसूस कर सकती थी, ठंडी हवा। हर कोई कमरे में दौड़ा और वह वहां खड़ा था, कमर से नीचे नंगा। मेरे खून से उसकी कमीज सनी हुई और उसने कहा उसे साथ ले चलो। अगर मेरे मित्र माइक ने खिड़की ना तोड़ी होती तो मैं आज यहाँ ना होती। मॉर्गन फटे हुए वस्त्र में सड़क पर दौड़ रही थी। उसका मित्र माइक उसके नजदीकियों में आ पहुंचता है और सहायता की गुहार लगाता है, किंतु मॉर्गन अडिग रहती है। वह नहीं चाहती कि उसके माता पिता को उसके साथ घटित घटना का पता चले। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि मैं किसी भी हालत में कभी भी मेरे माँ या पिता को यह नहीं बता सकती। मैं ये मेरी माँ को कभी नहीं बता सकती। मेरी माँ हमेशा नाजुक रही। मेरी माँ यह नहीं झेल पाती। वह माइक के घर जाने को तैयार हो गई ताकि उनका ख्याल रखा जा सके। एक पुलिस अफसर आ गया। मुझे नहीं पता किसने बुलाया। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे माता पिता को पता चले। मैंने बिल्कुल सहयोग नहीं किया और वह चला गया, चाहे वह इसे आगे बढ़ाना चाहती थी या नहीं। अफसर के पास काफ़ी जानकारी थी और इसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए था, और यह नहीं हुआ। जब मैं न्यूयॉर्क पहुंचा, वह व्यक्ति जो मैं था वह चला गया था। मैं उदास और शांत और परेशान हो गया था। मेरे माता पिता सोचते थे, आप जानते हैं कि मैं सैड हूँ क्योंकि कैलिफोर्निया छोड़ने से था और मैं परेशान था। यह अक्टूबर 1968 है। मॉर्गन पिछले कुछ हफ्तों से न्यूयॉर्क में रहकर अपने जीवन पर हुए हमले को भूलने की हर संभव कोशिश कर रही है, जब उसे डाक में उस लड़की की ओर से एक पत्र मिलता है जो उस रात वहाँ मौजूद थी जब मैंने पत्र खोला। एक अखबार की कतरन ज़मीन पर गिर गई और इसमें लिखा था कि रॉड ओकाला ने एक 8 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया और उसे लगभग मार डाला। मैं भावुक हो गया। ये मेरी गलती थी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं इसे रोक सकता था। मुझे अपने माता पिता को बताना चाहिए था। मुझे कुछ करना चाहिए था। मुझे वापस उस घर जाना चाहिए था और उसे खुद मार देना चाहिए था। तो मैंने फ़ोन करने की कोशिश की। एलआई को वापस फ़ोन करने की कोशिश की, किसी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास किसी का नाम नहीं था। मुझे यह तक नहीं पता था कि वह कहाँ रहती है। इससे मैं टूट गया। मैंने उसका सपना हर समय देखा। उसका कोई नाम नहीं था, कोई चेहरा नहीं था। वह बस एक तरह की भूतनी थी। मैं लाइब्रेरी जाऊंगा और माइक्रोफिल्म पर ला टाइम्स देखूंगा और कुछ भी खोजूंगा जो मुझे बताता है कि वह जीवित है या नहीं। रॉडनी अल्काला, जो आदमी मॉर्गन केवल रॉड के रूप में जानता है, वह हर अखबार में है जो उसे मिला है, और फिर भी उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। ऐसा लगता है कि वह आदमी गायब हो गया है। वह जो नहीं जानती वह यह है कि रॉडनी अल्काला ने भी न्यूयॉर्क की यात्रा की है। सीनेटर केनेडी को गोली मार दी गई है। जाहिर तौर पर एक अपार्टमेंट से आया है। यह उत्तर टैरीटाउन में बिल मैक्रेरी है, जिसमें एक करोड़पति की बेटी के शव की खोज की कहानी है। बीते 11 महीनों से मिस होवर का देह यहाँ मेडिकल परीक्षक के दफ्तर में है, जहाँ उनकी मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। 1971 के वर्ष है, मॉर्गन के ऊपर हमले के 3 साल पश्चात न्यू हैम्पशायर स्थित एक डाकघर में 2 युवतियां दाखिल होती हैं जो मॉर्गन की निवास स्थली से 300 मील से भी कम है। उन्होंने काउंटर के पीछे एक छवि देखी जिस पर लिखा था कि FBI द्वारा अत्यंत खोजा जा रहा है। उसमें उनके ग्रीष्मकालीन कैंप काउंसलर की फोटो थी, एक व्यक्ति जिन्हें वे पहचानते थे, बर्गर। लेकिन अखबार कहता है कि रॉडनी अल्काला
क्या मुझे फ़ोन आया और यह न्यू हैम्पशायर में FBI है। कहता है, अरे हम आपके आदमी को हिरासत में ले गए हैं। रॉडनी जेम्स अल्काला, मैंने कहा कि तुम उसे हिरासत में ले गए। शानदार है। ये सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अल्काला को वास्तव में देश के दूसरी तरफ जाने और अपना नाम बदलकर जॉन बर्गर करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। वह वास्तव में एक किशोर में काम कर रहा था। शिविर में ये लड़कियां थीं और मेरी पास कुछ महत्वपूर्ण सूचना है कि वह किसी के साथ संबंध में था। शिविर की मालिक किशोर बेटी। जैसा कि यह पता चला है, अल्काला ने जानबूझकर लड़कियों के लिए विशेष रूप से एक ग्रीष्मकालीन शिविर में फोटोग्राफी शिक्षक के रूप में नौकरी पाई थी। पुलिस केवल कल्पना कर सकती है कि वह 12 अगस्त 1971 को अपने अगले पीड़ित के लिए योजना बना रहा था। मैं उसे उठाया, हवाई अड्डे पर ले गई। वापस जाते हैं, हमें अपना आदमी मिला है, तुम्हें पता है। कम से कम 20-30 साल के लिए जेल जा रहे डिटेक्टिव स्टीव हॉडल को विश्वास है कि यह एक स्पष्ट और निश्चित केस है। उन्होंने रोडनी अल्काला को स्थायी रूप से सड़कों से हटा दिया है, लेकिन यह सच्चाई से कहीं अधिक दूर है। अल्काला पर अपहरण, बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोप लगाए जाते हैं। उसके घर में पाए गए भौतिक साक्ष्यों के साथ, कई चश्मदीद गवाहों के साथ और पीड़ित की रोडनी अल्काला की पहचान के साथ एक अहम गवाह के गायब होने की वजह से उस पर चल रहा मुकदमा ढह जाता है। उस समय के दौरान मैंने लाइब्रेरी में जाकर जानकारी निकाली और पता चला कि 8 साल की लड़की गवाही देने में असमर्थ रही। यह जानकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा कि वह गंभीर मस्तिष्क क्षति से पीड़ित थी। मुझे नहीं लगा कि उसका जीवन होगा। मुझे बहुत बहुत दुख हुआ जब अभियोजन पक्ष को पता चला कि यह 8 साल की लड़की गवाही देने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। उन्होंने उसे जो कुछ भी जाना जाता है एक सौदा करने का फैसला किया। अल्काला ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के आरोप को स्वीकार किया बदले में कम सजा के लिए, लेकिन जज ने जो सजा तय की वह सबको चौंका देती है। 1 साल से जीवन काल तक। इसका मतलब है कि रोडनी अल्काला 12 महीनों के बाद कभी भी रिहा किया जा सकता है यदि वह पैरोल बोर्ड को यह समझाने में सफल होता है कि वह सुधार चुका है। 1976 के अगस्त में केवल 34 महीनों के बाद राज्य कारागार में पैरोल बोर्ड ने इस व्यक्ति को वाइल्ड समाज में छोड़ दिया। मुझे लगता है क्योंकि वह जितना चिकना और चालाक था, मुझे लगता है कि उसने मनोवैज्ञानिक पर अपना मानसिक जादू चलाया और वह सिफारिश बाहर आई। वह अब ठीक है, वह ठीक हो गया है, वह वापस समाज में जा सकता है। लेकिन रॉडनी जेम्स अल्काला ने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया कि वह वास्तव में कैसा दानव है। यह 20 जून 1969 है जब अल्काला को जेल से रिहा हुए 5 साल हो चुके हैं। 12 वर्षीय रॉबिन सैम्सो और उसकी दोस्त ब्रिजेट हंटिंगटन बीच पर कार्टर व्हील कर रहे हैं जब एक आदमी उनके पास आता है। वह कहता है कि वह एक पेशेवर फोटोग्राफर है और पूछता है कि क्या वह उनकी तस्वीर ले सकता है। ये वही प्रकार की बात है जो रेडियो रंगीन कर सकता था। वह लड़कियों को बाहर निकालेगा और उन्हें मनाएगा कि वह वैध फोटोग्राफर है और वह एक मैगजीन लेआउट कर रहा है। जैसे ही आदमी उनकी तस्वीर ले रहा है, एक पड़ोसी लड़कियों के पास आती है और पूछती है कि क्या वे ठीक हैं, उस अजीब आदमी के बारे में चिंतित जो उनसे बात कर रहा है। जैसे ही वह आती है, फोटोग्राफर अपना चेहरा उससे दूर करता है और तेजी से भाग जाता है। वह 212 वर्षीय लड़कियों के पास गया। वह ऐसा कौन करता है? यह 1969 में भी उतना ही अजीब है जितना कि आज होगा। थोड़ी देर बाद रॉबिन अपनी दोस्त ब्रिजेट को छोड़ देती है ताकि वह 4 बजे अपनी बैले क्लास में पहुंच सके। ब्रिजेट रॉबिन को अपनी साइकिल उधार देती है ताकि वह देर न हो। 1 घंटे बाद रॉबिन की माँ को बैले स्टूडियो से एक फोन कॉल आती है। उसकी बेटी कभी नहीं दिखाई दी। फौरन रॉबिन की माँ मेरी एन ब्रिजेट के घर फोन करती हैं, जो उसकी दोस्त है जिसके साथ वह आखिरी बार देखी गई थी। तब उन्हें उस अजीब आदमी के बारे में पता चलता है जिसने उसे संपर्क किया था। पुलिस को बुलाया जाता है और ब्रिजेट एक स्केच कलाकार से मिलती है जिससे वह ये ड्राइंग प्रदान करती है। स्केच को हर मीडिया आउटलेट के साथ साझा किया जाता है। हर कोई इस आदमी की और 12 वर्षीय रॉबिन की तलाश में है, लेकिन व्यर्थ। शायद यह सबसे भयानक समय था, आप जानते हैं या न जानते हुए। रॉबिन सैम्सो 12 वर्षीय सुनहरे बालों वाली नीली आंखों वाली स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली के लिए एक पोस्टर बालिका थी। उसमें हमेशा एक जीवंतता होती थी, मतलब हर कोई जो उससे मिलता उसे पसंद करता था। वह शायद एक माँ के लिए सबसे प्यारी बच्ची थी। जो कुछ भी वह करती उसका उद्देश्य मेरी खुशी था। 2 जुलाई को उसके लापता होने के 12 दिन बाद रॉबिन का शरीर सिएरा माद्रे के पहाड़ों में मिला, जो उस स्थान से 40 मील की दूरी पर था जहां उसे अंतिम बार देखा गया था। मैंने कहा हमें जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह मुमकिन नहीं। मैंने कहा वह मेरी बेटी है, ज़रूर मैं देखूंगी, क्यों नहीं। उन्होंने कहा क्योंकि पहचान में हमें 3 दिन लगे। मैंने पूछा क्या गड़बड़ है? कितनी छोटी लड़कियों के सुनहरे लंबे बाल होते हैं कि आपको 3 दिन लगे? आपने मेरे कंधों को झंझोड़ दिया और उसके आंसू भी उसके चेहरे पर आए। उसने कहा बाल नहीं थे, मारियन रॉबर्ट्स की माँ टूट गई हैं। उसकी बेटी का खोना उसके लिए हमेशा के लिए बदलाव लाया है। लॉस एंजलिस रॉबिन सैम्सो की हत्या से परेशान है, जैसे ही पुलिस एक एकल संदेही को खोजने के लिए जूझ रही है। हंटिंगटन बीच पुलिस विभाग के डिटेक्टिव जेंकिंस को देर दोपहर एक पेरोल अधिकारी से एक फोन आता है जो कहता है अरे मेरे पास एक पैरोली है जो उस सम्मिलित स्केच से बहुत मिलता जुलता दिख रहा है, आपको इसे देखना चाहिए। उसका नाम है रॉडनी अल्काला। यह दिन के अंत की ओर होता है। ये पुलिस 18 घंटे की शिफ्ट
अगर नहीं तो उससे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। जेंकिंस ब्रेक की आवश्यकता महसूस करते हैं। जासूस जेंकिंस रॉडनी अल्काला का केस देखने का प्लान कर रहे हैं, पर फिलहाल आराम के लिए घर गए हैं। उनके मन में कहीं यह विचार है कि शायद संदिग्ध की पहचान हो चुकी होगी। रॉडनी अल्काला का जिक्र उनके विचारों में घूमता रहता है, भले ही वे घर पर टीवी के सामने द डेटिंग गेम का एपिसोड देख रहे हों। कृपया स्वागत करें रॉडनी अल्कालाइन रॉड। स्वागत है। वहां रॉडनी अल्काला टीवी पर डेटिंग गेम जीत रहा है। नंबर 1, क्या आप चेरिल को नमस्ते कहेंगे? कृपया, हम साथ में बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं चेरिल। पीछे मुड़कर देखने पर यह टीवी पर सबसे डरावने क्षणों में से एक बन गया है। प्रतियोगी नंबर 1, हाँ, आपका सबसे अच्छा समय क्या है? सबसे अच्छा समय रात का समय। रात का समय बड़ा अद्भुत होता है। देश भर में टेलीविजन पर आकर औरतों की खोज करने का घमंड। डिटेक्टिव जेनकिंस यह नहीं मान सकते कि रॉबिन सैम्सो का हत्यारा टीवी पर है। वह आखिरकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह वही आदमी है जिसे ड्राइंग में देखा गया था। वह तुरंत पुलिस विभाग को फोन करना शुरू करते हैं ताकि सार्जेंट को बताया जा सके कि उन्होंने रॉडनी अल्काला की पहचान कर ली है। लेकिन वह शो में प्रतियोगी के लिए चिंतित नहीं हो पाते हैं। यह शो 1 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था। महिला प्रतियोगी चेरिल ब्रैडशॉ है और अगर उसने उसे चुना तो क्या वह उसकी अगली मर्डर विक्टिम बन जाएगी? क्या वह डेट प्रतिस्पर्धी अनावन चुनेंगी? प्रतियोगी नंबर 2 या प्रतियोगी नंबर 3? किसे डेट्स मिलते हैं? अच्छा, मुझे केले पसंद हैं तो मैं एक लूंगा। लेकिन मंच के पीछे एक बार जब कैमरा बंद हो जाता है, चेरिल की प्रवृत्ति उसे कुछ ठीक नहीं लगता। इसीलिए वह शो के निर्माता को फोन करती है। उसने मुझे दफ्तर में कॉल किया, एलेन कहकर, मैं नहीं जा रही, मैं उस व्यक्ति के साथ बाहर नहीं जा सकती। मेरा मतलब, वह बड़ा अजीब है, मैं न जा सकूंगी। उसने बताया, उस आदमी से विचित्र अपील मिली। वह असहज महसूस कर रही थी। मैं गई। देखो भगवान, नहीं मत जाओ, मेरा मतलब है तुम्हें जाना नहीं है। मुझे लगता है कि इससे तुम्हारी जान बच सकती थी। 24 जुलाई 1969 को पुलिस ने रॉडनी अल्काला को रॉबिन सैम्सो की हत्या के लिए गिरफ्तार किया। इतने समय तक वह खुलेआम छिपा रहा, अपनी मां के घर में रह रहा था। जहां रॉबिन की लाश मिली थी, उसके मात्र कुछ फीट की दूरी पर उन्हें उसकी मां के निवास के लिए एक खोजी वारंट मिला जहां वह रह रहा था। उन्हें रोनी ओकाला को रॉबिन सैम्सो की हत्या से जोड़ने वाले किसी भी फोरेंसिक प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन उन्हें सिएटल में एक स्टोरेज यूनिट की रसीद मिलती है। वे सिएटल तक पहुंचते हैं, इसे खोलते हैं और यह सबूतों की एक विशाल संख्या थी। उन्हें 1000 से अधिक छवियां मिली, युवा लड़कियों और लड़कों की जो अश्लीलता से मुक्त थीं और यौन सुझाव वाली मुद्राओं में थे, और उनमें से बहुत सारे नंगे थे और कई फोटोग्राफ ऐसे संभावित पीड़ितों के जिन्हें रोडनी ने निशाना बनाया हो सकता है, और बहुत सारे अनविकसित फिल्म के रोल रिकवर किए गए। उन्हें कई तरह के आभूषण भी मिले, विभिन्न प्रकार की बालियां। पाए गए बालियों में से 2 सोने की गोलियां वाली बालियां थीं। रोबिन को उस दिन उन बालियों को पहने बताया गया था जिस दिन वह लापता हुई थी। अब हमारे पास कुछ ऐसा है जो रॉडनी ओकाला को रॉबिन सैम्सो से जोड़ता है। फरवरी 1980, रॉडनी अल्काला मुकदमे का सामना करता है। कोर्ट हाउस में हर सीट ली जाती है। रॉबिन सैम्सो की मां मैरी एन वहां होती हैं क्योंकि वह अपनी बेटी के हत्यारे के पीछे बैठी होती हैं। उसके हाथों में उसका स्पष्ट दृश्य होता है। उसके पर्स के अंदर एक बंदूक पकड़े हुए। कोर्ट हाउस में किसी को भी नहीं पता कि वह रॉडनी अल्काला को गोली मारने वाली है। ताराना उसकी सबसे बड़ी बहन जो उसके बगल में बैठी है, उनको भी नहीं। मेरी माँ, बस वह कभी सामान्य नहीं रही। ये कैसे लगा कि उसके जीवन में एक बड़ा खालीपन है और सभी अन्य लोग बस बाहर से देख रहे हैं। उस समय उसे और किसी चीज की परवाह नहीं थी। वह अपनी बेटी के लिए बदला लेना चाहती थी। मैं उसे आंखों के बीच में गोली मार देती अगर मुझे उस पर निशाना लगाने का मौका मिलता। मैं याद करती हूँ कि वह बहुत शांत हुई थी। वह सिर्फ यह कहती रही कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर उसे रोबिन का एहसास हुआ। अचानक मुझे उसके शैम्पू की खुशबू आई और मैंने अपने हाथ में यह गर्माहट महसूस की और मैं अपना हाथ पर्स से बाहर नहीं निकाल पाई। मैंने उसे बताते सुना कि उसने रोबिन की आवाज़ सुनी और उसने उसे ऐसा न करने के लिए कहा। 30 अप्रैल 1980 को ज्यूरी ने फैसला सुनाया। रॉडनी अल्काला को दोषी पाया गया और उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। यह मेरी बेटी के जीवन के बदले में एक खराब सौदा है, लेकिन शायद इससे किसी और की जान बच जाएगी उसके जाने से। लेकिन रॉबिन के परिवार के लिए असहनीय होता है जब अकल्पनीय घटना घटित होती है। उसकी सजा केवल 4 साल बाद पलट दी गई। आज 5 से 1 के फैसले में कैलिफोर्निया राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि रॉडनी अल्काला को उचित सुनवाई नहीं मिली। यह एक बड़ी न्यायिक त्रुटि हो गई। रवीन को किसी ऐसी चीज के लिए दोषी पाया गया जो उन्होंने नहीं की
और मुझे लगता है कि मामला अपील पर पलट दिया जाएगा। क्या रोनिया ओकाला को आपके अनुमान में कभी मृत्युदंड दिया जाएगा? अगर मेरा बस चले तो कभी नहीं। मैं ये मान नहीं सकती कि हमें उसके किए की सजा भुगतनी होगी। उसे फिर से कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं हमें क्या करना है, नष्ट होना और थोड़ा और नीचे खींचा जाना। मैं नहीं जानती कि क्या हम वास्तव में कर सकते हैं। कृपया अपराध प्राधिकरण के अपराधी रॉडनी जेम्स अल्काला को दोषी पाएं। इस तरह के मामले में कभी दिया जा सकता है। दूसरी बार जब उन्हें दोषी पाया गया और उन्हें फिर से मृत्युदंड मिला, हम बहुत खुश हुए। लेकिन 2001 में सबसे अनपेक्षित घटनाओं में रॉडनी की मृत्युदंड फिर से पलट दी गई। परिवार को एक और मुकदमे के खौफ में खींच लिया और उनकी मुक्ति को जोखिम में डाल रहा है। मेरी माँ वाकई में थोड़ा खो गई थी। फिर हमने उस जानवर की वजह से बहुत नरक सहा है। हर बार जब ऐसा होता है, रॉबिन को फिर से खोने जैसा लगता है। आपने जानते हैं, मुझे नहीं पता कि आपने कभी एक बच्चे को खोया है, लेकिन कुछ भी नहीं। उस पीड़ा की तरह कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। ये मामला 2003 में मेरे पास आया था, जब मेरे बॉस मुझे अंदर आकर मुझे इस पर पूरी सूचना दी, ताकि यह एक कठिन होगा। यही वो समय था जब मैट मर्फी ने सबूतों की ओर वापस जाने का फैसला किया और उनके पास सिएटल के स्टोरेज लॉकर में बरामद की गई ज्वेलरी की पाउच थी, जिसे हमने डीएनए के लिए विश्लेषण किया था। उनके दोष सिद्धि को सफलतापूर्वक पलटने के लिए याचिका दायर करने के बाद रॉडनी अल्काला अपने तीसरे मुकदमे का इंतजार कर रहे हैं, जो उन्हें नहीं पता है कि फोरेंसिक विज्ञान पकड़ रहा है। अल्कलीज डीएनए को डेटाबेस में दर्ज करने के बाद जिला अटॉर्नी मैट मर्फी के साथ कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के पुलिस उन मामलों में मेल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी हल नहीं किए गए। जो वे खोजते हैं वह उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक चौंकाने वाला होता है। डीएनए अल्कला को 1977 में जिल बारकोम्बे और जॉर्जिया विकेट की, 1978 में शार्लोट लैम्ब की और 1969 में जिल पेरेंटो की 4 लॉस एंजेलिस हत्याओं से जोड़ता है। 1970 में कॉर्नेलिया क्रिली की हत्या के साथ न्यूयॉर्क के जांचकर्ता बाद में उन्हें जोड़ेंगे। मेरे स्कूल ने किस समय शुरुआत की और तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास बहुत समय था और वह मुझे पोस्टर दिखाने आने वाले थे। मुझे तब बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं हुआ और हम उसके घर की ओर चल पड़े। मैंने उसका अनुसरण किया और वह सब कुछ है जो मुझे याद है। उसके बाद उसने निश्चित रूप से मुझे सिर पर मारा, इसलिए वही था। तोली 1 महीने बाद कोमा से उठती है। उसे याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। मेरे माता पिता ने इस सब के बारे में कभी नहीं बताया और न ही किसी और ने। मुझे याद है कि मैं अपनी कक्षा में चलती हूँ और सभी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे मर जाना चाहिए था। उसके संघर्ष के बाद तोली के माता पिता प्यूर्तो वाल्लार्टा में मेक्सिको चले गए। वे उसके लिए एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे। 1971 में जब रॉडनी अल्काला के खिलाफ उसकी हत्या के प्रयास का मुकदमा होता है, वे उसे गवाही देने से इनकार करते हैं और उसे और आघात पहुंचाते हैं। मैं बहुत आभारी हूं कि मेरे माता पिता ने मुझे गवाही नहीं देने दी। इन सभी चीज़ों की मुझे जानकारी नहीं थी और मुझे उनके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं थी। यह मेरे बचपन को पूरी तरह से खराब कर देता, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि उसने हमले को कैसे बचाया। केवल यह कि उसे 2 संरक्षक देवदूत थे जो उसकी रखवाली कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी था, दूसरा एक साधारण उपकारी। 1968 मैं एक विक्रय प्रतिनिधि था और उस दिन मैंने बहुत चलाया। मैं हॉलीवुड तक गया और मैं विल्शायर ब्लफ्ट के साथ जा रहा था और मैं मुड़ना चाहता था, लेकिन एक कार क्रॉसवॉक में थी। अंदर एक आदमी था जो एक युवा लड़की से बात कर रहा था। जाहिर तौर पर वह स्कूल के रास्ते पर थी और वह मुस्कुरा रहा था और उससे बात कर रहा था। बस उस छोटी लड़की पर केंद्रित था। यह मुझे परेशान कर रहा था। सभी चेतावनी संकेत वहां थे। डोनाल्ड हेंस सही समय पर सही जगह पर हैं। वह देखता है तली उस आदमी के साथ कार में बैठ गई। उसकी बैक सीट में उसे पता चलता है कि कुछ ठीक नहीं है, तो वह तुरंत कार का पीछा करने का फैसला करता है। उसे दिखता है कि कार की नंबर प्लेट नहीं है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, नन्ही लड़की के साथ क्या होगा यह ना जानते हुए और अगली कार्रवाई क्या होनी चाहिए इसका निर्णय नहीं कर पा रहा था, जब तक कि कार एक घर के सामने रुकती है। वह देखता है कि टोली कार से निकलकर उस आदमी के घर में जाता है। मैंने सोचा, अब मैं क्या करूं? हो सकता है उसके पास बंदूक हो, कौन जानता है। तो मैंने सोचा चलो मैं पे फ़ोन ढूंढूंगा और पुलिस को फ़ोन करूंगा। और मुझे लास पल्मास और सनसेट पर संभावित अपहरण के बारे में एक आदमी से बात करने के लिए बुलाया गया। यहाँ एक सज्जन कोने पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। डोनाल्ड हेंस अधिकारी क्रिस कामाचो को जो उन्होंने देखा वह बताते हैं, उसे घर दिखाते हैं जहाँ वे गुस्से थे। कामाचो तुरंत बैकअप के लिए कॉल करते हैं। मैंने सामने के दरवाजे पर जाकर खटखटाया। मैं सुन सकता था। किसी को भीतर दौड़ते हुए संशयात्मक प्रतीत हुआ। पर्दा पीछे हटा। मैंने उसे चेहरे में देखा।
मैंने कहा मुझे आपसे बात करनी है, कृपया दरवाज़ा खोलें। उसने मुझसे कहा। मैं अभी नहाकर निकला हूँ, मुझे एक पल दो। और मैं उसे देख रहा था। वह गीला नहीं था, उसके पास तौलिया भी नहीं था और वह नग्न था। उसमें गुस्सा था, वह शांत नहीं था। उसकी आंखें आग बबूला और क्रोधित थीं। तो वही मैंने उससे कही। मैंने कहा, आपको दरवाज़ा खोलना होगा, मुझे अंदर आकर आपसे बात करनी होगी। मैंने अपने कान को दरवाजे पर रखा। अंदर से कराहने की आवाज़ सुनकर चंद सेकंडों में ही मैंने दरवाजे को जोर से किक मारा। दाईं तरफ एक डाइनिंग रूम था, बाईं तरफ एक लिविंग रूम था और सीधे सामने एक किचन था। और यहाँ ये थी छोटी लड़की, जगह जगह पर रक्त के धब्बे और इसके आसपास ग्रिलें। या उसकी गर्दन पर वह किस्म की हिंसा। अब भी वह दृश्य मेरे दिमाग में है। सबको लगा था कि वह जीवित नहीं है। उसकी सांस नहीं थी, नाड़ी भी नहीं। अधिकारी कमाचो घर खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि संदिग्ध पिछले दरवाजे से निकल रहा था। मौका था उसे पकड़ने का, पर निर्णय मुश्किल था। पीछा करे हत्यारे का या छोटी लड़की के साथ रहे जो मृत प्रतीत हो रही थी। मैं उसे पकड़ना चाहता था। मैं बेताबी से उसे पकड़ना चाहता था। मैं बस उस छोटी बच्ची को उसकी गर्दन पर पट्टे के साथ वहां अकेले नहीं छोड़ सकता था। और यह सारा कार्य प्रोटोकॉल के विपरीत था, क्योंकि अपराध स्थल पर सब कुछ संरक्षित करना अनिवार्य होता है। किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए। परंतु मैंने एक तौलिया उठाया और उसकी गर्दन से पट्टी हटा दी और इसे बगल में रख दिया। और उसी क्षण हमें सुनाई दिया, वह छोटी बच्ची सांस लेना शुरू कर रही थी। अरे देवा, वह जीवित थी। तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया गया और टेली को अस्पताल ले जाया गया। वह जीवन से जूझ रही थी। जब हम घर की तलाशी ले रहे थे, मुझे एक साइड टेबल पर एक पर्स मिला और मैंने इसे उठाया। मैंने इसे खोला। मुझे एक रेडिकल्ला की पहचान मिली। मैंने उसका चेहरा देखा, मैंने उसे देखा। मैं जानता था वह क्या कर सकता था। मैं अस्पताल जाकर उसकी जांच करना चाहता था। डॉक्टर ने मुझसे कहा, अगर आप उसकी गर्दन से पट्टा नहीं हटाते तो वह शायद जीवित नहीं होती, क्योंकि आपने उसकी सांस की नली खोल दी थी। और नली, इसने मुझे गहराई से प्रभावित किया, प्रोफाउंडली। वापसी अदालत में हर कोई स्तब्ध रह गया। टॉली शपीरो की गवाही ने सभी को निशब्द कर दिया। जैसे ही वह अपनी सीट छोड़ती है, वह किसी से मिलती है जिससे वह अपने पूरे जीवन को मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं लोगों के एक समूह के साथ था और वह मेरे पास दौड़ती हुई आई और कहा, मिस्टर हेस, मिस्टर हेन्स। और मैंने कहा, आप कौन हैं? वह कहती है, मैं टॉली शपीरो हूँ। और मैंने कहा, मैं तारसो। आपसे मिलकर खुशी हुई, उसने कहा। आप ही वजह हैं कि मैं यहाँ हूँ। वो था सच में बहुत कुछ। उसने स्पर्श किया। परिरक्षक, देवदूत, सहायक सामरी और पुलिस थे। उनके बिना मैं आज यहाँ न होता। सभी पत्रकारों ने न्यायालय से बाहर आते समय बयान मांगे। उसे दोषी ठहराना चाहिए। उसे दोबारा नहीं पढ़ना चाहिए। सच में ठीक है। उसे अभी पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जो देख रहा है, जिसने मुकदमे का ज्यादा ध्यान से पालन किया है। मॉर्गन घर पर बैठे हुए बहादुर 8 साल के बच्चे को देख रहे हैं जो बच गया। टुली की साहस देखकर मॉर्गन की आंखें भर आईं। मैंने अपने आप को इतने लंबे समय तक दोषी माना कि मैं उससे संपर्क करना चाहता था, परंतु इतने अधिक अपराध बोध के कारण मुझे लगा कि वो मुझसे नफरत करेगी। मैंने कुछ दिन मुआफी मांगने के लिए सही शब्द ढूंढते हुए बिताए। आप जानते हैं, मैंने उसे एक खत भेजा है। मैंने कहा कि क्षमा करने के लिए कोई बात नहीं है। मैं आपको मेरे साथ हुई घटनाओं का जिम्मेदार नहीं ठहराती। चार्ली ने माफ कर देने की बात कही और यह सब कुछ बदल गया। यह मेरी रिकवरी के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा कदम था। जब मैं उससे मिलने गया, मैंने उसे बताया, जानते हैं, मैंने कहा कि वर्षों से मैं आपको गले लगाना चाहता था। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? और उसने कहा, हाँ। और मैंने बस उसे गले लगा लिया। मैं उसे छोड़ नहीं सका। यह बस अद्भुत था। यह 9 मार्च 2010 है, जब कैलिफोर्निया में रॉडनी अल्काला द्वारा की गई 5 हत्याओं की सुनवाई समाप्त होती है, जिसमें 12 वर्षीय रॉबिन सैम्सो की हत्या भी शामिल है। आखिरकार जूरी ने फैसला पहुंचाया। क्या जूरी डिफेंडेंट रॉडनी जेम्स अल्काला को पहली डिग्री की हत्या के अपराध में दोषी पाती है? जूरी ने अल्काला को सभी 5 हत्याओं का दोषी पाया। आप जानते हैं कि उन परिवारों के लिए उस क्षण में परिवारों को 30 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद न्याय का एक टुकड़ा मिला। हम जूरी ने निर्णय लिया कि आरोपी रॉडनी जेम्स अल्काला पर जो दंड लगाया जाएगा वो तय किया जाए। अब आपने इसके लिए प्रार्थना की थी और मैंने मेरी सारी नफरत ईश्वर को सौंप दी, क्योंकि मैं दावा करता हूं कि यह भावना मुझे 31 साल से सता रही है और अब मैं इसे मेरे ऊपर कोई और नियंत्रण नहीं दूंगा। परंतु कहानी यहीं नहीं रुकती। सजा का ऐलान होने के बाद अधिकारियों ने अल्काला के लॉकर से प्राप्त 120 तस्वीरें जनता के सामने लाई,
जिनसे संभावित पीड़ितों की पहचान और लापता मामलों को सुलझाने की उम्मीद थी। 2015 में कैथी थॉर्नटन ने उन्हीं तस्वीरों में अपनी बहन क्रिस्टीन को पहचाना, जो 29 साल से गायब थी। जिंदगी भर उत्तर ढूंढते बिताने के बाद कैथी अब अपनी बहन को सुखद विश्राम दे सकेगी। चलिए अन्य प्रमुख समाचारों पर नजर डालते हैं। आज प्रातः दोषी सिद्ध सीरियल किलर रॉडनी अल्काला जेल में चल बसा। इसे डेटिंग गेम किलर भी कहते हैं। वह आज सुबह सजा का इंतजार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि रॉबिन की जिंदगी में कुछ अर्थ छिपा था। आखिरकार उसने 12 सालों तक किसी और की हत्या होने से रोका। मुझे विश्वास है कि आप उसे बता सकेंगे कि भगवान उसे इसी प्रयोजन के लिए उपयोग कर रहे थे। वह इसके साथ ठीक होती। मुझे यह महसूस करने में बहुत समय लगा कि जब बुराई आपको छूती है तो वह आपको बदल देती है, लेकिन वह आपको मालिक नहीं बनाती। ईवा कभी भी आपको मालिक नहीं बनाएगा। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर 120 तस्वीरें देखें, जिससे हमें उम्मीद है कि अधिक पीड़ितों की पहचान करके उनके परिवारों को चैन मिल सके।